So good morning everyone. Today we are going to start the Galsworthy series that is very important for our examination purpose. So that is 1867 to 1933. So as we know, he was born in 14 August 1867, Kingston upon Thames, Surrey, England, UK, and death इनकी जो डेथ थी 31 जनवरी को हुई थी 1993 में आफ्टर गेटिंग नोबल अवार्ड. ठीक है, 1932 में उनको नोबल अवार्ड मिला था और 1933 में उनकी डेथ हो गई थी. और 14 अगस्त उनका देखिए, हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो मनाया जाता है. और 1867 इज़ अ सन. ठीक है, एज कब डेथ हुई थी 1865 में, लंदन, इंग्लैंड, यूके. नो पेरेंट्स की बात करें तो जॉन गाल्सवर्दी एंड ब्लैंची बैली. इनके जो पेरेंट्स थे जॉन गाल्सवर्दी थे और ब्लैंची बैली थे. एंड एजुकेशन की बात करें तो हॉरो एंड न्यू कॉलेज में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? हॉरो और न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड. इस पाउस में एडन एम्सिस थी, एडन एम्सिस पियर्सन थी, जो 1905 में इनकी शादी हुई थी. एंड इन 1904 इनके फादर की डेथ हुई थी. ठीक है, और उसी के एक साल बाद इन्होंने शादी कर ली थी. ऑक्यूपेशन में 28 जनवरी, इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट. ऑनर की बात करें तो 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट. 1932 में नोबल प्राइज इन लिटरेचर. 1922 में सेंट एंड्रयूज नेम का अवार्ड मिलता है. 1927 में मैनचेस्टर मिला. 1929 में डबलिन मिला. 1930 में कैम्ब्रिज मिला. 1930 में शेफील्ड मिला. 1931 में ऑक्सफोर्ड मिला. 1931 में प्रिंसटन नाम का इनको अवार्ड मिला. नाउ हियर वी विल रीड अबाउट द सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ. So he was born with a silver spoon. His father John Galsworthy was a solicitor, lawyer. ठीक है, from 1881 to 1886 he attended Harrow schools and then he went on study law at New College, Oxford. ठीक है, तो 1881 से लेके 1886 के बीच में इन्होंने हॉरो स्कूल अटेंड किया था और ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड को गए थे. इन 1890 ही वॉज कॉल्ड टू बी द बार इन लिंकन्स. और 1819 में इनको लिंकल्स इनका बार भी माना जाता है. In 1891 he journeyed round the world for 2 years, Canada, Australia, Asia and South Sea. और 1891 में इन्होंने जर्नी की राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में, और 2 years तक, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सी. इन 1895 ही बिगन एन अफेयर विद एडन एम्सिस पियर्सन. और 1895 में उन्होंने उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था एडन एम्सिस पियर्सन से. हिज वाइफ, द वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, जो कि मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी. 10 years later आफ्टर हर डिवोर्स दे मैरिड ऑन 23 सितंबर 1905. और कहा जाता है 10 years के बाद, उनके डिवोर्स के बाद उन्होंने 23 सितंबर 1905 में शादी कर ली थी. इन 1897 ही बिगन हिज लिटरेरी करियर विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी. और 1897 की बात है जब उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज अपना कलेक्शन किया था जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट फ्रॉम वन विंड से इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था. ठीक है, एंड पब्लिश अंडर द नेम ऑफ सिंजोन. और किससे पब्लिश किया था? अपना जो इनका नाम था जॉन सिंजोन के नाम से किया था. इट वॉज अ फेलियर एंड ही वॉज कॉल्ड इट माई फर्स्ट. इन्होंने इसको माई फर्स्ट सिन के नाम से बुलाया था. सेवरल it was a failure. He called it my sin. Several of his early novels were published under the pseudonym of the जॉन सिंजॉन. और इनका जो मोस्टली जो प्ले है वो सिंजॉन के नाम से ही पॉपुलर था. इन 1899 his first full length novel जोसलिन वॉज पब्लिश्ड. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच ईयर द जोसलिन केम. सो इट केम इन 1819. तो ये आप मार्क कर लीजिएगा कब भाई 1819 में आई थी. ठीक है, 1899 में आई थी ये. लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट वर्क विच वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. लाइक 1899 में इनका एक वर्क आया दैट इज़ जोसलिन. ठीक है, एंड जो पब्लिश अंडर द नेम जॉन सिंजॉन. तो फर्स्ट प्ले था, क्या था? फर्स्ट फुल नॉवल थी दैट इज जोसलिन. Now in 1904 he bade goodbye to his pen name and started writing under his real name. The Island Pharisees was his first work and that appeared under over name. तो इनका जो फर्स्ट जो वर्क है
जो इनका जो फर्स्ट जो वर्क है जो अपीयर हुआ वो था आइलैंड फेरीज के नाम से। In 1906 he met with his real success with his play The Silver Box। और ये 1906 की बात है जब उनको रियल सक्सेस मिली थी। कब मिली थी रियल सक्सेस मिली थी उनको? इनके नाम से फर्स्ट नेम जो इनका था प्ले द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स नाम का जो प्ले था इनको फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब इनको उपलब्धि मिली थी कि नाउ दे वर स्टार्ट राइटिंग बाय देयर ओन नेम। दैट वॉज इन 1906। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। 1906 में इनकी कौन सा प्ले आया? दैट वॉज अ सिल्वर बॉक्स, ये एक प्ले था। और 1904 में आइसलैंड फेरी नाम का वर्क आया, ये भी इनका एक वर्क था। दैट इज मे बी दैट इज अ स्टोरी और वी कैन से द नॉवल जिसको उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नाम से लिखा था। Okay, later on the year, his first successful novel, The Man of Property, in 1906 was published, which introduced the world to the Forsyte saga। और इस तरीके से फिर एक नॉवल आई उनकी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि इनकी बहुत ही फेमस वर्क था जो कि फोरसाइट सागा के नाम से जानी गई। ठीक है, विच इंट्रोड्यूस इन द फोरसाइट सागा। नाउ इन 1910 की बात है, ही पब्लिश द प्ले जस्टिस। 1910 में इन्होंने जो प्ले था वो जस्टिस किया, विच डील विद द पावर्टी एंड क्लासिक जस्टिस, जो कि पावर्टी और इन क्लासिक इन जस्टिस को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। Now in 1914 at the outbreak of the First World War he was too old to fight। और कहा जाता है कि 1914 में जब ये बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए तो फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो गया, बट ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट, सो ही वर्क इन द होम फॉर डिसेबल सोल्जर। लेकिन उन्होंने फिर भी काम किया किसके लिए? डिसेबल सोल्जर्स के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, घर से ही। सो नाउ इन 1916 and made a tour of slaughterhouse। so ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1916 में इन्होंने टूर किया था स्लॉटर हाउस का। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंग्लैंड एंड रोट अ रिपोर्ट इन ह्यूमन मेथड ऑफ स्लॉटरिंग द एनिमल। और इन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि कैसे वहाँ पे स्लॉटरिंग हाउस में कैसे वो अपना इनह्यूमन बिहेवियर दिखाते हैं, मेथड यूज़ करते हैं टू किल द एनिमल्स, टू स्लॉटर द animals। Okay, now he refused knighthood for 1907। First time, it was a time when he refused the knighthood in 1907 from the Prime Minister Lloyd George। तो लिलॉयड जॉर्ज से इन्होंने फर्स्ट टाइम मना कर दिया कि he is not going to take any type of award। और इस तरीके से फर्स्ट टाइम इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया। The Prime Minister was to announces his name as the 1st January। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने इनका नाम अनाउंस किया था 1918 में, मतलब 17 में इनको दिया गया, बट ही रिफ्यूज व्हेन ही इट वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 1st January 1918। द शिकागो डेली ट्रिब्यून लंदन वेडनेसडे जनवरी 2019। जब ये जो बात है शिकागो की, शिकागो का के यूएस में है, तो डेली ट्रिब्यून नाम का जो पत्रिका थी उसमें इनको ये छपा था वेडनेसडे 1918। ही वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। और देखो ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट पेन के नाम से भी जाने गए थे इनको, मतलब पेन जो सोसाइटी थी इसमें फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर थे इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोइट, प्ले राइट, एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट। ठीक है, ये जो पेन है ये पोइट, प्ले राइट, एसिस्ट और नॉवलिस्ट का एक इंटरनेशनल बॉडी है। व्हेन इन 1901, कब हुआ था? इन 1901 की बात है कि जब उनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, now he was given the order of merit on of 2029। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि they got the पेन अवार्ड इन 1921 एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का जो अवार्ड था इनको 1929 में मिला। कब मिला? 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड मिला। तो दैट इज़ वेरी। इन 1932 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अब कहा जाता है कि 1934 में इनको नोबेल अवार्ड मिला लिटरेचर के लिए। ठीक है,
ही वॉज टू इल टू अटेंड द नोबल अवार्ड फॉर सेरेमनी, और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे. सो ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू द ट्रस्ट मीन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट पेन. तो उन्होंने जो भी पैसा जो कमाया था वो अपनी ट्रस्ट को दे दिया. मतलब वो इतने वो थे, इल थे, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी रिच पर्सन. तो उनको जो भी धनराशि मिली थी नोबल अवार्ड में, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया. He lived for the final 7 years for the life at Bury in West Sussex. कहा जाता है कि वो जो फाइनल 7 जो ईयर था, अब ये क्वेश्चन देखो आएगा, हाउ मेनी ईयर्स, 7 years ऑफ हिज लाइफ एट द बरी इन वेस्ट ससेक्स. और इनको मतलब 7 साल तक ये वहीं पे थे. ही डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर. उनकी जो डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर से हुई थी एट हिज लंदन होम में. ये पूछा जाता है ग्रो लोच में हेम्पस्टेड. ही एशेज वर स्कैटर्ड टू द विंड अकॉर्डिंग टू लास्ट विश. इनका जो लास्ट विश था कि इनकी जो वो है क्या कहते हैं, जो इनकी एशेज है उसको बाकायदा क्या कर दिया जाए, उसको बिखरा दिया जाए, है ना. इनका ये मानना था कि इनकी जो एशेस है वो बिखरा दीजिए एंड वो इससे क्या होगा, पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाएंगे. सो दिस इज़ वेरी, ही लिव फॉर द फाइनल 7 फॉर हिज लाइफ एट द बरी इन द वेस्ट ससेक्स. ही डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एट हिज लंदन होम ग्रोव लोच हेम्पस्टेड एंड हिज एशेस वर स्कैटर्ड टू द विंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट विंड. ओके, ना नोट्स में देखो, यहाँ पे नोट्स हम देख लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इट हैज़ गिवन. Now, Galsworthy has a unique habit. He used to turn an old novel into a new play by changing names, shifting scenes, and substituting dialogues for narratives. His novel Iceland Fairy 1904 में जो आया था reappeared as a play pigeon के रूप में. तो उन्होंने फिर से जो नॉवल आइसलैंड फेरी जो कि 1904 में आया था इनके नाम से, उसको उन्होंने प्ले में कन्वर्ट कर दिया और प्ले का नाम क्या रखा, पिजन, जो कि 1912 में आया था. Now here we will see some major work of Galsworthy. So there are so many important work has given. Now first work is early work under the pseudonym John St. John. तो 1897 में इनका वर्क स्टार्ट हो गया था. That was the first collection of stories from the four wind. That was Sin 2. ठीक है, सिन को वो कहते थे. 1901 की बात है, द मैन ऑफ डेवॉन, ये भी नॉवल आया. 1901 में आया द नाइट, ओके, नॉवल था. 1901 में आया साइलेंस, फिक्शन था. 1901 में सॉल्वेशन ऑफ फोरसाइट नॉवल्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट. 1901 में सॉल्वेशन ऑफ फोरसाइट नॉवल. नाउ हेयर वी विल सी द थिंग. नॉवेल्स की बात करें तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. तो वी कैन सी हियर सो हियर द नॉवेल्स आर. इन 1899 में इनका जॉसलिन आया. 1900 में विला रूबिन आया. 1904 में द आइसलैंड पेरिस आया जो कि नॉवल था बाय हिज ओन नेम. इन 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया. 7 आया द कंट्री हाउसेस. 1909 में फ्रेटर्निटी. 1911 में आया द पेट्रिएशन. 1913 में आया द डार्क फ्लावर, एक लव नॉवल है. 1915 में आया फ्रीलैंड. 1917 में आया बियॉन्ड. 1919 में आया द सेंट प्रोग्रेस. 1920 में आया द चॉन्सी. 1921 में टू लेट. 1922 में द फोरसाइट सागा. 1924 में द वाइट मॉन्की. 1925 में द शो. 1927 में साइलेंट मूविंग. 1927 में पासर बाई. 1928 में स्वैन सॉन्ग. 1930 में ऑन फॉरसाइट चेंजेस. 1931 में मेड इन वेटिंग. 1932 में फ्लावरिंग वाइल्डनेस एंड 1933 में ओवर द रिवर. सो दीज आर द मेन वर्क, मेन नॉवेल्स. इसको हम जब बार बार सुनेंगे दैट विल बी. सो 1899 जोसलिन, स्टार्टिंग की नॉवल कहाँ से थी ना, 1899 से हुई थी. उसके बाद एक साल के बाद विला रूबन
4 में आइलैंड फेरी, 6 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 7 इज द कंट्रीमैन, 8 इज द फ्रेटर्निटी, 9 इज द फ्रेटर्निटी, 11 इज द पैट्रिशियन, 13 इज द डार्क फ्लावर, 15 इज द फ्रीलैंड। देखिए 2-2 साल का डिफरेंस दिख रहा होगा। 19 इज द सेंट प्रोग्रेस, द सेंट प्रोग्रेस, 20 में द चांस ट्री, 21 में टू लेट, 22 में द फोरसाइट सागा, 24 में द वाइट मंकी, द 25 में द शो, 1927 में साइलेंट मूविंग, 1927 में पासर बाय, 1928 में स्वैन सॉन्ग, 1930 में फोरसाइट चेंज, 1931 में मेड इन वेटिंग एंड जो 1932 में फ्लावरिंग विल्डर्स, 1933 में ओवर द रिवर। सो दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट वर्क, हमें याद रखना ही है। नाउ हियर वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट ट्रिलॉजी। ठीक है, फर्स्ट ट्रिलॉजी के बारे में बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट ट्रिलॉजी इनकी क्या क्या थी। देखो ये ट्रिलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट ट्रिलॉजी इज फोरसाइट सागा, 1922 में आई थी इन अ सीरीज ऑफ 3 नॉवल। ठीक है, या एंड 2 इंटरल्यूड, तो इसमें 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड से 1900 बिटवीन 1906 टू 1921 इट इज हिज मास्टरपीस। तो ये जो इनकी थी मास्टरपीस थी। तो जो फर्स्ट जो वर्क था इनका नॉवल था वो था 1906 में जो लिखा गया था, दैट वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या नाम था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1918 में जो इनका वर्क आया, द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो 1918 में आया। इन 1920 में इनका आया चांसरी। तो आप ये कह सकते हो मैन, द मैन इंडियन in Chancery awaking to let. In man, the man Indian in Chancery, the man Indian in Chancery, the man Indian in Chancery, the man Indian in Chancery. So the man Indian summer, the man Indian summer in Chancery, the man Indian summer in Chancery awaking टू लेट, अवेकिंग टू लेट, अवेकिंग टू लेट। तो टू लेट को आप टू लेट कह सकते हैं, बहुत देर से। ठीक है, अ मैन इंडियन समर इन चांसरी अवेकिंग टू लेट। तो दिस इज द वी कैन से निमोनिक ऑफ दिस थिंग। तो 1916 में मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया, उसी के वी कैन से 12 साल के बाद क्या आया, 12 साल के बाद इनका इंडियन समर ऑफ फोरसाइट आया। 1920 में इनका चांस आया, 1920 में अवेकिंग आया और 1921 में टू लेट आया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब 1916 से 1960 स्टार्ट हुआ, 21 तक चला, बीच में 18 आया, फिर 20 आया। ठीक है, Now the Indian Summer of Foresight is considered by Galsworthy masterpiece। अगर माना जाए तो जो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट है ये क्या है? मास्टरपीस। ये गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है। The portrait of in old Jolyon in Forsyte saga bear resemblance to his father। जो ओल्ड जॉलियन का जो कैरेक्टर है फोरसाइट सागा में वो कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलर है इनके फादर से। ठीक है, फादर के कैरेक्टर से। नाउ द सेकेंड ट्रिलॉजी वी विल सी हियर। द सेकेंड ट्रिलॉजी इज सीक्वल टू द फोरसाइट सागा। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। द Galsworthy's own sequel to Forsyte came to in a modern comedy written in 1924 to 1928. This compromises novel The White Monkey and interlude The Silent Moving, second novel The Silver Spoon, second interlude A Passerby, and the third novel is Swan Song। तो अगेन हमें इस पे ध्यान देना होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ट्रिलॉजी में भी था, यहाँ भी ऐसे ही है। तो जो सेकंड ट्रिलॉजी है ये भी सीक्वल है किसका? फोरसाइट सागा का। ठीक है, तो ये भी इसका जो केम इन अ मॉडर्न कॉमेडी। तो द सीक्वल ऑफ द फोरसाइट सागा का जो है वो मॉडर्न कॉमेडी है। ठीक है, रिटन इन द ईयर 1924 टू 19, ये 1924 से लेकर 28 के बीच में आया था। दिस कंप्रोमाइजेस अ नॉवल द वाइट मंकी।
तो देखो क्वेश्चन पहले बनेगा व्हाट इज द सीक्वल ऑफ फोर साइड सागा, तो दैट इज द मॉडर्न कॉमेडी जिसमें फाइव नॉवेल्स थे, ठीक है, 3 नॉवेल्स थे और 2 इंटरव्यूज उसमें भी थे, जिसमें थे फर्स्ट था द वाइट मंकी, साइलेंट मूविंग, द सिल्वर स्पून, पासर बाय एंड द स्विंग। तो तुम ऐसे कर सकते हो वाइट मंकी, अ साइलेंट, सिल्वर स्पून, पासर बाय, स्वैन सॉन्ग। तो वाइट मंकी, एक वाइट मंकी है जो बहुत ही साइलेंट है, साइलेंट है, वो कर रहा है, और सिल्वर स्पून लेके क्या कर रहा है, सिल्वर स्पून लेके एंड पास कर रहा है, पासर बाय आ स्वैन। तो वो एक स्वैन को गाते हुए देख रहा है, मतलब सॉरी हम ऐसे कर सकते हैं, जो वाइट मंकी है वो साइलेंट मूविंग कर रहा है सिल्वर स्पून लेके, और देख रहा है, किसको देख रहा है, पास करते हुए, पासर बाय एक स्वैन को जो गाते हुए जा रहा है, एक स्वैन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं 1924 से लेके 28 के बीच में आया था। तो जिसमें वाइट मंकी क्या है, नॉवल है, इंटरल्यूड क्या है, साइलेंट, हु करके, है ना, एंड द सिल्वर स्पून भी नॉवल है, एंड सेकेंड इंटरल्यूड क्या है, पासर बाय मतलब स्वैन सॉन्ग को पास करते हुए देख रहा है, एंड द लास्ट इज नॉवल स्वैन सॉन्ग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप you will learn. Now the third trilogy we will see here. Galsworthy wrote the further trilogy end of the chapter. और जो लास्ट जो ट्रायलॉजी थी उसका नाम क्या था, एंड ऑफ द चैप्टर। ये थर्ड ट्रायलॉजी थी, कंप्राइजिंग मेडिंग वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस और ओवर द रिवर, आल्सो नोन एज वन मोर रिवर, chiefly dealing with the Michael Mont's young cousin and Jenny Jewel. तो these 3 trilogy were published under the collective of Forsyth Saga. तो आई थिंक इसमें इंटरल्यूड नहीं दिया है, तो इसमें सिर्फ 3 नॉवल ही लिया गया है। एंड ऑफ द चैप्टर नाम का जो थर्ड ट्रायलॉजी है, फर्स्ट ट्रायलॉजी क्या है, फोरसाइथ सागा, सेकंड कौन सा है, द मॉडर्न कॉमेडी, एंड थर्ड इज द एंड गेम, ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर, सॉरी एंड ऑफ द चैप्टर, एंड जिसमें मेड इन वेटिंग नाम की नॉवल है, फ्लावरिंग विल्डरनेस है, मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस एंड ओवर द रिवर इज आल्सो नोन एज वन मोर रिवर, chiefly dealing with the Michael. तो एंड ऑफ द चैप्टर क्या है, थर्ड है, मेड वेटिंग फ्लावरिंग, तो मेड है जो वेट करिए फ्लावर्स के साथ, ओवर द रिवर के पास, ठीक है, मोर देन वन रिवर, बहुत से रिवर के पास वो क्या करिए, वेट करिए। तो द इन द एंड ऑफ द चैप्टर नाम का ये है, इसमें मेड इन वेटिंग है जो कि फ्लावर के साथ है, एंड फ्लावरिंग विल्डरनेस के साथ है, एंड ओवर द रिवर है, ठीक है, एंड चीफली डीलिंग विद द माइकल, और ये किससे डील करती है, यंग कजिन माइकल मॉन्टिस और डैनी चैरल के साथ करती है। नाउ दीज 3 ट्रॉलॉजी आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ फोरसाइथ क्रॉनिकल्स, और जो तीनों जो हैं वो फोरसाइथ क्रॉनिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। इन 1994 सुलेखा डाउसन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखिए आया भी था अभी हाल ही में। तो इन 1994 सुलेखा डाउसन wrote a novel sequel of the Forsyth Saga called the Forsyth Saga, the saga continue. तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है। इन 1994 सुलेखा डाउसन रोट अ नॉवल सिक्वल टू द फोरसाइथ सागा कॉल्ड द फोरसाइथ द सागा कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग क्रोनोलॉजीज। तो द प्ले ऑफ द गाल्सवर्दी वी विल सी हियर, ओके, सो हियर वी कैन सी सो द प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हम देखेंगे। सो इन 1916 में इनका जो प्ले आया द सिल्वर बॉक्स है, हिज फर्स्ट प्ले, कौन सा फर्स्ट प्ले था, सिल्वर बॉक्स था। 1907 में इनका आया जॉय, 1907 में ही आया द कंट्री हाउस,
1919 में आया स्ट्राइव, 1910 में 1 साल के बाद जस्टिस, 1912 में 2 साल के बाद आया पीजन। पीजन किसका न्यू नॉवल है? दैट इज द आइसलैंड फेरी। आइसलैंड फेरी क्या है? इज अ नॉवल विच केम इन 1994 अंडर द सीडोनियम जॉनसन जॉन, ठीक है। और उसके बाद 1912 में क्या आया? द एल्डरसन। 1913 में आया फ्यूजिटिव, मतलब 12 में ही एल्डरसन भी आया और 13 में फ्यूजिटिव आया 1 साल के बाद। और 13 में हमें पता है रविन्द्रनाथ जी ने वो लेने से मना कर दिया था। क्या लेने से मना कर दिया था? सॉरी, 1913 में उनको नोबेल अवार्ड मिला था। इन 1914 द मोब आया 1 साल के बाद। 1914 में अ बिट ऑफ लॉ आया। 1917 में द फाउंडेशन आया। 1920 में द स्किन गेम आया, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर द प्ले, ठीक है। 1921 की बात करें तो 1921 में इनके 6 शॉर्ट प्लेस आए, 1 एक्ट प्ले थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 1 एक्ट प्ले कौन कौन से थे? नंबर 1 इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क्स, डिफीट, अ टाइनी ड्रामा, द सन, अ सीन, पंच, गो, अ लिटिल कॉमेडी। तो 1 एक्ट आ सकता है। इन 1921 में इनके 1 एक्ट प्लेस आए थे एंड दे आर इन 6 शॉर्ट प्लेस। द फर्स्ट एंड द लास्ट, जो इनका फर्स्ट था, जो फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन, पंच एंड गो। Defeat the sun, punch and go. Defeat the sun and punch and go. Defeat the sun and punch and go. The first and the last, the little man, hallmark, defeat the sun, punch, go. So these are the 1 act play and they came in 1921. Okay. Now the next thing we will see here कि in 1922 विंडोज नाम का प्ले आया। 1921 में आया। 22 में ही 3 प्ले आए। देखिए 1922 में इनके 3 वर्क्स आए, विंडोज, अ फैमिली मैन और लॉयल्टीज। अगेन विंडोज, फैमिली मैन और लॉयल्टीज। इन 1924 में द फॉरेस्ट आया। 1926 में एस्केप आया। 1929 में एग्जाइल आया एंड 1929 में ही द रूफ भी आया। और 1935 में आफ्टर हिज डेथ द विंटर गार्डन नाम का भी प्ले आया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। 1922 में विंडो, 1922 में फैमिली मैन, 1922 में लॉयल्टीज, 1924 में द फॉरेस्ट, 1926 में एस्केप, 1921 में एक्सिल, 1929 में द रूफ, 1935 में द विंटर गार्डन। सो दीज आर द मेन वर्क you all have to keep in your mind. Now the next thing we will see the poem. In 1912 mood, song and doggerels. 1912 में mood, song and doggerel आया। 1921 में the wells of peace, 1926 में verse old and new, past a dream errantry. पोएम देखो, पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 में इनका देखो कौन कौन सा आया। इनका जो वर्क्स था दैट इज रिलेटेड, हाँ, जो इनका जो वर्क था 1912 में दैट इज मूड, सॉन्ग एंड डॉगरल्स। 1921 में इनका आया द बेल ऑफ पीस। 1926 में वर्स ओल्ड एंड न्यू, पास्ट एंड ड्रीम। सो दीज आर द थिंग केम इन नेक्स्ट ईयर। नाउ हियर वी विल सी द थिंग devon to me, Russia, America, England to Freeman, and angry young man husband called wicked. So these are poems. Devon to me, Russia, America, England to Freeman, and angry young man husband called wicked. These are the poem, I think so. Galsworthy has written in all around less than 100 poems. तो अगर हम बात करें तो कितना इन्होंने वर्क किया होगा, तो लेस देन 100 पोएम्स इन्होंने, अराउंड 100 पोएम्स के आसपास इन्होंने क्या किया, पोएम्स को लिखा था। ओके, नाउ ही शॉर्ट नोट एंड मेजर प्ले। शॉर्ट नोट और मेजर प्ले की बात करें तो देखो ऑल ही इज 30।
Group 1 theme social injustice in society. Social injustice in society. The Silver Box, a comedy in 3 act 1906. जो Silver Box आया एक कॉमेडी था 3 act का 1906 में आया. It illustrates that there is one law for rich and another for poor, and justice purchased by money in favor of the wealthy person. The poor are rendered quite helpless before the law. The central character John Barthwick, रॉपर यहाँ पे क्या है, सॉलिसिटर है, स्नो क्या है, एक डिटेक्टिव है. तो ये प्ले हमें लेंथ उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ आएगा. ठीक है. थीम क्या है, सोशल इंजस्टिस इन सोसाइटी. कब आया, 1906 में आया. ये क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या बताता है, दैट दिस वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर पुअर. तो इन्होंने बताया कि एक जो लॉ है वो रिच के लिए, एक लॉ क्या है पुअर के लिए. एंड जस्टिस इज परचेज बाय मनी इन फेवर ऑफ वेल्दी पर्सन. और जस्टिस को खरीदा भी जा सकता है, न्याय को खरीदा भी जा सकता है, किसके लिए, फेवर में जो वेल्दी लोग होते हैं. द पुअर आर रेंडर क्वाइट हेल्पलेस. और जो पुअर होते हैं वो हमेशा हेल्पलेस ही फील करते हैं, उनकी कोई मदद नहीं होती, उनको कोई न्याय नहीं मिलता बिफोर द लॉ. द सेंट्रल करेक्टर जॉन बार्थविक. जो सेंट्रल करेक्टर इस प्ले के वो जॉन बार्थविक हैं, रॉपर हैं, जो कि एक सॉलिसिटर, स्नो हैं, जो कि एक डिटेक्टिव है. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग, जस्टिस. वी विल टॉक अबाउट जस्टिस हियर. So Justice 1910. This crime play was written as a campaign to improve condition in British prison. A.C. Bart said, "Justice is a commentary upon the prison administration of this period." तो ये जो जस्टिस जो 1910 में आया था, ये क्राइम प्ले है जो कि कैंपेन था, इम्प्रूव करना था कंडीशन को जो ब्रिटिश के जो प्रिजन्स थे. ठीक है. AC Watt says, AC Watt कहते हैं जस्टिस अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड. तो जो जस्टिस है वो एक कमेंट्री है एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन पे उस पीरियड के टाइम पे. द ऑथर सो दैट आवर लीगल सिस्टम इज bereft. जो ऑथर हैं वो कहीं ना कहीं शो करते हैं, दिखाते हैं कि जो लीगल सिस्टम है वो पूरी तरीके से bereft हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, एंड डिवाइड बाय एनी जस्टिस. It satirized the contemporary English system of law and judiciary. Its main character William Falder. जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, विलियम फाल्डर है. सफर्स बिटर पनिशमेंट ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. जो कि बहुत ही उनको भयानक पनिशमेंट मिली है, अकेला छोड़ दिया गया है. सेंट्रल कैरेक्टर्स जेम्स हो सॉलिसिटर हैं, वॉल्टर हाउ सॉलिसिटर, रॉबर्ट कॉक्सन नाम के है क्लर्क हैं, विलियम फाल्डर हैं जो एक जूनियर क्लर्क हैं, स्वीडल है द ऑफिस बॉय, विस्टर है डिटेक्टिव, कावले एक कैशियर है, मिस्टर जस्टिस क्या है, मिस्टर जस्टिस फ्लॉइड एक जज हैं, हेरोल्ड क्लीवर एक गवर्नमेंट काउंसिल है, हेक्टर फ्रॉम क्या है, यंग एडवोकेट हैं, कैप्टन जेंसन क्या है, वीसी प्रिजन जो गवर्नर है, एडवर्ड क्लीमन क्या है, प्रिजन डॉक्टर हैं, वुडर क्या है, चीफ वाटर है, मोनी कन्विक्ट, क्लिफ्टन कन्विक्ट, ओक्लियरली कन्विक्ट, रोथ हनीवेल इज अ वुमेन. सो दीज आर द मेन थिंग. ओके. ना स्केप की बात करें तो स्केप कब आया था, 1926 में. इट इज़ अ ब्रिटिश प्ले इन 9 एपिसोड शोइंग द क्रुएल्टी ऑफ द सोसाइटी टू एन एस्केप प्रिजन दिनांत. तो ये जो स्केप था 1926 में आया था, एक ब्रिटिश प्ले था 9 एपिसोड का, शो कर रहा था क्रुएल्टी ऑफ सोसाइटी की क्रुएल्टी के बारे में. ये कहीं ना कहीं बताया था कि एक प्रिजनर था कैसे स्केप कर जाता है, जिसका नाम होता है दिनांत, हु केम आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर द कंप्लीटिंग हिज टर्म. जो कि अपनी टर्म को हु कम्स आउट ऑफ प्रिजन, जो कि प्रिजन से आता है अपने टाइम को पूरा करने के बाद. ही वॉज ब्रिटिश आर्मी कैप्टन. वो एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन होता है. एंड प्रोटेक्टेड अ पुअर प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम एन ओवर परसिस्टेंस प्लेन क्लॉथ पुलिस डिटेक्टिव. और in a scuffle the detective dies, didn't get sentenced to Dartmoor prison for the manslaughter. अब यहाँ क्या, ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी कैप्टन, वो एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन था, एंड प्रोटेक्टेड अ पुअर prostitute फ्रॉम एन ओवर परसिस्टेंट प्लान क्लॉथ पुलिस डिटेक्टिव.
तो वो एक पुअर प्रोस्टिट्यूट को बचाने के चक्कर में मतलब पुलिस के थ्रू घटना घटित होती है। एंड स्कफल द डिटेक्टिव डाई, और जो पुलिस डिटेक्टिव होता है उस घटना में डाइड हो जाता है, मर जाता है। एंड डिनैन गेट सेंटेंस, और डिनैन को यहाँ पे उस मृत्यु की सज़ा मिलती है और उनको मैन स्लॉटर का मान के उस कारावास का दिया जाता है। So I think this is enough for today. Now the next series we will continue tomorrow, and I hope you will like it. And no doubt it will take through 2 or 3 days. For this thing we have to be very careful.